हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? केम छो? मजामा? तो हम लोग कहाँ पहुँचे थे? मुझको याद आ रहा है कि हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था कि कटिंग ऑफ बार मैग्नेट, उससे पहले एंगल ऑफ डिप को कंप्लीट कर लिया था। तो कटिंग ऑफ बार मैग्नेट में मैंने तुमको बताया था कि एक्सिस के परपेंडिकुलर कट कर सकते हैं या फिर एक्सिस के अलोंग कट कर सकते हैं। तो वहाँ दोनों केसेस में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट चेंज होता है और वो इक्वल पीसेस वाला केस बताया था। ठीक, अब आगे की बात, और आगे आता है हमारे पास दिस इज वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर। ठीक है, ये टॉपिक है वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर। मैं एक बात तुम लोगों को बता दूं, ये वाला टॉपिक इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ही अच्छा आसान क्वेश्चन होता है। सिंपल समझो, जो भी अरेंजमेंट है, ऐसे एक बॉक्स होता है, ट्रांसपेरेंट बॉक्स होता है। ठीक, ट्रांसपेरेंट बॉक्स, और उसको हम अच्छे से रख देते हैं और उसके अंदर इधर सामने से शीशे का फ्रेम होता है जिसमें दिखे, और इसमें एक बार मैग्नेट होती है। दिस इज बार मैग्नेट। ठीक, एंड दिस इज बार मैग्नेट, दिस इज लाइक, एंड दिस इज जस्ट फ्री टू रोटेट इन हॉरिजेंटल प्लेन। ठीक है, दिस बार मैग्नेट is free to rotate in horizontal plane under the horizontal component of मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। अब एक बात हमने समझी थी पिछली वाली क्लास में कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके दोनों कंपोनेंट होते हैं हर जगह एक्सेप्ट पोल एंड इक्वेटर। पोल और इक्वेटर पे, अगर इक्वेटर पे जाएंगे तो वहाँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होगा, और पोल्स पे जाएंगे तो वहाँ वर्टिकल कंपोनेंट होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो होता है। और उन दोनों के अलावा अगर हम कहीं पे भी बीच में होते हैं, जो डायग्राम हमारा अर्थ वाला है वो तुमको याद आना चाहिए कि अगर उनके अलावा हम कहीं पे भी बीच में होते हैं तो दोनों कंपोनेंट होते हैं एक्चुअल में। ठीक, तो ऐसे समझो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सिंपल ऐसे है। ठीक है, दिस विल बी द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अपने पास है और उस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में ये वाइब्रेट करेगी मैग्नेट। ठीक है, तो ऐसे समझो कि इनिशियली इसको ऐसे, दिस इज लाइक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, इसको BH से दिखाते। ठीक है, तो उसमें ऐसे पहले स्टेबल इक्विलिब्रियम में रख दिया। ठीक, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखा तो इधर S रहा होगा और इधर रहा होगा N। ठीक, अब इधर S रहा होगा, इधर N रहा होगा, तब ये ऐसे हो गया ना डायपोल मोमेंट इसका। तो डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। दिस इज इस समय स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये हमने पहले से पढ़ रखा है। इक्विलिब्रियम में कौन सा स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है, वो पढ़ रखा है। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम से, अब ये तो बात साफ है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही डिस्टर्ब करेंगे। ठीक है, इसमें एकदम परफेक्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही, तो एक बात क्लियर रहे। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर ये घूमती है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर ये घूमेगी तो इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस करते हैं, और यहाँ से थोड़ा सा डिस्प्लेस करोगे तो डिस्प्लेस करने पे क्या होगा कि इस पर टॉर्क लगना शुरू हो जाएगा पुराने वाले की तरह, लाइक दिस एंड लाइक दिस। तो मैं कहता हूँ ये है थीटा, तो टॉर्क कितना लगेगा, तो वो तो पुराना वाला केस है, तो टॉर्क लगेगा इस पे, दिस इज MBH साइन थीटा, और टॉर्क कितना होता है I अल्फा MBH थीटा स्मॉल होता है। ठीक, तो यहाँ से अल्फा, ये तो अल्फा रीस्टोरिंग होता है ना इसमें, तो अल्फा रीस्टोरिंग आ जाएगा MBH ओवर I इंटू थीटा। तो अल्फा रीस्टोरिंग को कंपेयर कर लो ओमेगा स्क्वायर थीटा से। अब इन दोनों इक्वेशन को देखोगे तो यहाँ से टाइम पीरियड निकल के आ जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ से जो भी अपना टाइम पीरियड आएगा वो कितना आएगा, t इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा से, तो t इक्वल्स टू 2 पाई ओमेगा वो रहा 2 पाई रूट आई ओवर m इंटू बी एच, फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो। तो इस टाइम पीरियड से ये वहाँ पे वाइब्रेशंस करेगी, ठीक। अब इस वाइब्रेशनल जो मैग्नेटोमीटर यहाँ तक हमने पहले से पढ़ रखा है, ठीक है, कोई नई बात नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वो जानते। अब मैं तुम लोगों को बता दूं कि ये जो वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर होता है, दिस इज यूज्ड टू कंपेयर द डायपोल मूवमेंट ऑफ 2 बार मैग्नेट्स। मान लो हमारे पास एक जैसी 2 बार मैग्नेट है, उनका डायपोल मूवमेंट अलग अलग है, ठीक है, साइज एक जैसा है, तो उनको उनके डायपोल मूवमेंट को हम कंपेयर कर सकते हैं। कैसे, देखो, तो इसका पहला एप्लीकेशन मैं कराता हूँ। यहाँ तक पुराना था बिल्कुल, जैसे तुमने वो टाइम पीरियड वाला केस वहाँ भी पढ़ रखा है, इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी, ठीक है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन, दिस इज यूज्ड टू कंपेयर डायपोल मोमेंट ऑफ 2 डिफरेंट बार मैग्नेट्स, ठीक है। तो 2 डिफरेंट बार मैग्नेट्स, तो कैसे कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करेंगे उसको, सुनो, ठीक, साफ दिख रहा होगा थोड़ा। तो कंपेयर कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, अपना फॉर्मूला क्या है, t इक्वल्स टू 2 पाई रूट आई ओवर m इंटू बी एच, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ साइज आइडेंटिकल है, ठीक है, बट डिफरेंट डायपोल मूवमेंट है, डिफरेंट डायपोल मूवमेंट है, ठीक। तो यहाँ से क्या होगा, साइज आइडेंटिकल, तो आई हो गया कांस्टेंट, बी एच तो पहले से कांस्टेंट है बिकॉज दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ, तो उसका डायपोल से तो कोई लेना देना है नहीं, तो हम कहेंगे T1 ओवर T2 इज इक्वल्स टू ये कांस्टेंट, दिस इज M2 ओवर M1। तो कहने का मतलब हम उसको वाइब्रेट कराएं, वाइब्रेट कराने के बाद दोनों को वाइब्रेट कराएं, वाइब्रेट कराने के बाद उनके टाइम पीरियड नोट कर लें, और टाइम पीरियड का जो रेशियो होगा वहाँ से हम निकाल सकते हैं। मतलब हम कहेंगे कि M2 ओवर M1 इज इक्वल टू T1 ओवर T2 का स्क्वायर, ठीक है। और ये हमको गिवन है या मेज़र कर सकते हैं, मेजर्ड, ठीक है। तो हम वहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। तो पहला एप्लीकेशन तो ये हो गया कि 2 अलग अलग बार मैग्नेट होंगे, साइज में एक जैसे होंगे, शेप और साइज एक जैसा होगा, और हम वहाँ पे हम कहेंगे, हम टाइम पीरियड मेज़र करने के बाद, तो वो अपना वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर होता है, उसमें हम वहाँ पे मेज़र कर सकते हैं उनके टाइम पीरियड्स। तो पहला एप्लीकेशन हो गया, आसान है। और देखो, कंपैरिजन ऑफ 2 डिफरेंट शेप बार मैग्नेट्स, ठीक। मान लो ऐसे है, पहले ये मान लो अपना N है, ये S है, ये N है और ये S है, ठीक।
पहले ऐसे रखा, दूसरे केस में ऐसे रखा, ये n, ये s और ये s और ये n, ठीक। दोनों को साथ रख दिया तो इस केस में टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो वही है, t इक्वल्स टू 2π√i/m इंटू BH, ठीक। तो देखो i तो गिवन होगा हमको, i इज गिवन। वो कैसे, मान लो मास दे दिया, लेंथ दे दी, तो तुम i निकाल सकते हो। तो i गिवन है तो i कांस्टेंट हो गया, BH कांस्टेंट हो गया, तो हम कहेंगे T1/T2 इज इक्वल्स टू रूट, पहले होगा m1 प्लस m2 और बाद में होगा दिस इज m1 माइनस m2, ठीक है। तो मैं कह देता हूँ इसका m1 है, इसका m2 है, m1 m2। पहले केस में दोनों सेम डायरेक्शन में और दूसरे केस में दोनों अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन रिजल्टेंट डिफरेंस आता है और सेम डायरेक्शन, तो सीधी सी बात है T1 एंड T2 गिवन है। गिवन का मतलब दे कैन बी मेजर विद द हेल्प ऑफ दैट मैग्नेटोमीटर, ठीक है। तो हम इनकी वैल्यू रख के और हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं, इनका रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैं कहता हूँ T1, इफ़ क्वेश्चन समझ लो, इफ़ क्वेश्चन है मान लो T1/T2 इज इक्वल्स टू 1/4 है, 1/2 ले लेते हैं, T1/T2 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। तो कहने का मतलब पहले वाले केस में अगर टाइम पीरियड T1 है तो पहले वाले केस में समेसन है तो उल्टा आएगा, ठीक है, T2/T1। कोई दिक्कत नहीं है, फिर से देख लो, कोई कन्फ्यूजन हो तो। पहले केस में नेट डायपोल मोमेंट कितना होगा, सम, तो पहले वाला नीचे आएगा, ठीक है। तो अगर तुम T2/T1 निकालोगे तो पहले वाला ऊपर आएगा, तो पहले वाला ऊपर आएगा, तो पहले वाला ऊपर आया, दूसरा वाला नीचे, ठीक है ना। सिंपल है, बात समझ में आ रही है। इसका टाइम पीरियड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो इस केस में मैं कह देता हूँ, लिख लो चाहे, इस केस में T2 है और इस केस में टाइम पीरियड T1 है। पूरा अरेंजमेंट है, दोनों बार मैग्नेट को साथ रख दिया और दोनों साथ ही SHM कर रहे हैं, ठीक है। तो वो एक अरेंजमेंट हो गया। उसका नेट डायपोल मोमेंट पहले वाले केस में कितना हो गया, वो पहले वाले केस में हो गया ये वाला m1 प्लस m2, दूसरे केस में कितना हो गया ये वाला, ठीक है। तो हम कहेंगे ऐसे लिख सकते हो, T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ m, बाकी सब तो वही है। तो T2/T1 लिखोगे तो m1/m2 आएगा, ठीक है। तो m1 इन दोनों का सम है, m2 इन दोनों का डिफरेंस है, तो वो निकाल लोगे। फिर m1 m2 को निकाल सकते हो। अगर मान लो मैं कहूँ तुमसे, तो पहले केस में सम है, तो पहले केस में अगर सम होगा तो टाइम पीरियड होगा कम, ठीक है। तो पहले केस में मान लो मैं कह देता हूँ टाइम पीरियड पहले केस में है 2 और दूसरे केस में मान लो, पहले केस में 2 है, दूसरे में मान लो 4 है, ठीक है। तो T2/T1 कितना है, T2/T1 अपने पास है, मान लो इफ़ T2/T1 2 है, ठीक है। दूसरे वाले केस में ज़्यादा होगा। तो अगर T2/T1 2 है तो इसका स्क्वायर कितना आया 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2 ओवर m1 माइनस m2, तो आ जाएगा 4m1 माइनस 4m2 इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2। तो कितना आ जाएगा, इधर ट्रांसफ़र कर लो, 3m1 इज इक्वल्स टू 5m2, तो m1 ओवर m2 इज इक्वल्स टू 5/3। तो सिंपल सी बात है, तुम दोनों के डायपोल मोमेंट्स को कंपेयर कर सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि वो पहले एक डायरेक्शन में थे फिर अपोजिट डायरेक्शन में थे, उनके टाइम पीरियड का रेशियो ये है, तो उनके अपने इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट का रेशियो कितना होगा तो तुम निकाल लोगे, ठीक। तो ये इसका दूसरा एप्लीकेशन हो गया।
अब दूसरा एप्लीकेशन अगर हो गया तो तीसरा एप्लीकेशन आ जाना चाहिए ना, यही तो अपना रूल है। तो तीसरा एप्लीकेशन क्या होगा, सोचना पड़ेगा। सोचो, सोचते रहो, तुम्हें कहाँ से पता होगा। मैं बताता हूँ। तीसरा है कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है वो अलग अलग होता है अलग अलग पॉइंट पे। तो उसके हॉरिजेंटल वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों कंपोनेंट अलग अलग हो सकते हैं। तो हम यहाँ हॉरिजेंटल कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। तो तीसरा है टू कंपेयर हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ एट टू डिफरेंट प्लेसेस। ठीक है, एट टू डिफरेंट प्लेसेस। तो देखो, टू कंपेयर द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ एट टू डिफरेंट प्लेसेस। देखो सिंपल, अपने पास क्या है, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट आई ओवर एम इंटू बी एच। ठीक है, तो सेम बार मैग्नेट ले रहे हैं बिल्कुल। ठीक है, सेम बार मैग्नेट बिल्कुल। तो उसका ना तो डायपोल, तो उसके लिए आई एंड उसका डायपोल मोमेंट एम, ये दोनों क्या हो गए, कांस्टेंट। और तो अलग अलग पॉइंट्स पे, अलग अलग प्लेसेस पे ले जाके मान लो एक को दिल्ली में वाइब्रेट करवाया और एक को मान लो मुंबई में वाइब्रेट करवाया, तो अलग अलग प्लेस हो गए। तो वहाँ पे उनके टाइम पीरियड अलग अलग आते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे हॉरिजेंटल कंपोनेंट अलग अलग होता है। तो ये सब तो कांस्टेंट हो गया। तो हम कहेंगे टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ बी एच। ठीक, तो हम कहेंगे T2 ओवर T1 जो गोस टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो BH1 ओवर BH2। या फिर ऐसे लिख लो कि BH1 ओवर BH2 इज इक्वल टू T2 ओवर T1 का स्क्वायर। तो ये तो मिल जाते हैं, कैन बी मेजर्ड। ठीक है, इनको तो हम वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर से T1 T2 को मेजर कर सकते हैं। तो दोनों जगह हॉरिजेंटल कंपोनेंट की वैल्यू आ जाएगी। कोई एक दे दिया तो दूसरे की वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 3 एप्लीकेशन है वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर के। ठीक है, इनको मैं मिटा रहा हूँ, इन पर कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और बिल्कुल टफ नहीं होगा वो। अब मान लो कटिंग ऑफ बार मैग्नेट को भी इसमें जोड़ दिया जाए तो एक और अच्छा क्वेश्चन बना सकते हैं हम लोग। तो जैसे मान लो मेरे पास क्वेश्चन है, ठीक है, कि इनिशियल जो बार मैग्नेट है, इनिशियल जो बार मैग्नेट है इसका टाइम पीरियड है मान लो T इज गिवन फॉर इनिशियल सिचुएशन। ठीक है, अब क्या किया, अब इसको काट के आधा कर दिया। ठीक है, इफ दिस बार मैग्नेट कट इनटू 2 equal parts, then time period of each part, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे, देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, T इक्वल टू 2 पाई रूट आई ओवर एम इंटू बी एच। ठीक, अब देखो काटोगे, बी एच तो चेंज नहीं होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वही रहेगा, 2 पाई कॉन्स्टेंट है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा, डायपोल मोमेंट चेंज होगा। अब कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, तो मैं कहता हूँ परपेंडिकुलर टू लेंथ, परपेंडिकुलर टू लेंथ। तो बात समझ में आई। देखो क्या होगा, तो मैं कहूँगा T2 ओवर T1 इज इक्वल टू रूट आई, तो वही रहेगा I2 ओवर I1, और डायपोल मोमेंट उल्टा है तो M1 ओवर M2। तो
तो देखो ध्यान से, I2 मतलब नया वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो पहले वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, पहले वाला एकदम ऐसे रोटेट करती है ना, ऐसे सेंटर ऑफ मास के अलोंग, ठीक है, बीच में से, तो ml²/12 होता है। तो पहले केस में होगा ml²/12, ये I1 हो गया। I2 कितना होगा, मास आधा, लेंथ आधी, तो ml²/12, तो कितना आया ml²/8 × 12, इतना हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर पहले वाला I है, पहले वाला I है, ठीक है, तो दूसरा वाला I/8 है, तो दूसरा I2 की जगह मैं क्या लिखूँगा, I/8, ठीक है। पहले वाला डायपोल मोमेंट M है, तो पहले वाला डायपोल मोमेंट M1 मान लो, M1 कितना होगा, M1 होगा पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ, और दूसरा वाला कितना होगा, पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ, लेंथ कितनी हो गई, आधी। तो अगर ये M है तो ये M/2 है, तो पहले वाला M है तो दूसरा वाला M/2 है, तो ये कट जाएगा, तो कितना आया 1/4, ये आ गया 1/2, तो T2/T, तो T2 = T/, तो अब जो नया टाइम पीरियड आएगा वो पहले वाले टाइम पीरियड का आधा हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन टफ नहीं है, एक बार फिर से देख लो, मैंने कुछ नहीं किया, जो बेसिक फार्मूला है उसमें ये दोनों क्वांटिटी चेंज होंगी, तो दोनों क्वांटिटी चेंज हो रही है, T2/T1, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो I2/I1 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, M1/M2, पहले वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, दूसरा वाला मास आधा, लेंथ आधी होने की वजह से I/8 हो गया, तो I/8, बाकी पहले ml फिर ml/2, तो पहले वाला m, दूसरा वाला m/2, कट गया, 1/4 बाहर आया। पहले वाला टाइम पीरियड t था, तो पहले वाला टाइम पीरियड अगर तुमको 10 सेकंड दे दिए तो दूसरा वाला आ जाएगा 5 सेकंड, ठीक है ना। तो ऐसे वाले क्वेश्चन तुमसे पूछे जा सकते हैं, और ये क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, इनको देखो ध्यान से, और ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है इन क्वेश्चन को पूछने की। मिटा देता हूँ, और इस क्वेश्चन को कैसे घुमाया जा सकता है उसको भी देख लेते हैं। ये काटने वाला मैग्नेटिक फील्ड को एडजस्ट करवा सकते हैं, जैसे मान लो अगर मैं तुमसे कहूँ ये S और ये N, ठीक है, और इधर पहले से ही अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड था, एक और मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, ठीक, वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर का ही मैग्नेट है, ऐसे समझ लो, ठीक है ना। ये S था, ये N था, स्टेबल इक्विलिब्रियम में पहले से रखते हैं, BH तो ऐसे ही था, फिर इधर B लगा दिया, ठीक। तो कह रहे हैं चलो इसमें नए वाले मैग्नेटिक फील्ड को इससे कंपेयर करके देखो, ठीक है। तो नए वाले मैग्नेटिक फील्ड को इससे कंपेयर करते हैं, तो देखो इतना, पहले केस में T1 कितना होगा, T1 = 2π√I/m, और नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, B + BH। दूसरे केस में कितना हो जाएगा, T = 2π√, डायपोल मूवमेंट तो चेंज हुआ नहीं, BH - B, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ T1/T2 कितना आ जाएगा, तो T1/T2 तो ऊपर आएगा रूट में BH - B, B + BH, या BH + B करके ही लिख लो, एक जैसा दिखेगा। तो T1/T2 तुमको दिए जाएंगे, दिस इज गिवन, कि पहले उसका टाइम पीरियड T था, फिर 2T हो गया, तो वो तुमको रेशियो दे दिया जाएगा या वैल्यूज़ दे दी जाएंगी, तो तुम इनको कंपेयर कर सकते हो। ये वैसे ही आया M1 - M2/M1 + M2 वाला फॉर्मेट, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो हम कर सकते हैं, सही। तो कोई भी इक्वेशन किसी एक को चेंज करवा के तुमसे बोली जा सकती है, तुम उसको मेंटेन कर लेना। इसको मिटा देता हूँ। अब वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर के बाद आता है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। बाई चांस प्रैक्टिस में सेम क्वेश्चन मिल जाता, समझ लो। देखो इसमें क्या करते हैं, ये तो हमको सबको पता है कि गैल्वेनोमीटर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेज़र करता है,
जब कहीं पे छोटा करंट होता है, कम करंट होता है, ठीक है। और इसमें हमने क्या करना है, देखो ध्यान से, दिस इज सर्कुलर कॉइल, दिस इज सर्कुलर कॉइल, ठीक है। मतलब इसमें क्या करते हैं, एक सर्कुलर कॉइल लेते हैं जिसके बहुत सारे टर्न्स होते हैं, ठीक। और सर्कुलर कॉइल के एक्सेस पे मैग्नेटिक फील्ड हम जानते हैं कितना होता है, वो हमने पहले निकाला है, ठीक। तो करना क्या है कि ऐसे रखना है, वर्टिकल प्लेन में है सर्कुलर कॉइल, किसमें, सर्कुलर कॉइल इन वर्टिकल प्लेन, ठीक है। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर क्या करता है, इधर लिख देता हूँ, दिस इज यूज्ड टू मेजर और डिटेक्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को ये मेजर करता है या डिटेक्ट करता है। तो ध्यान से सुनो, समझो बात को। इसमें एक तो ये बार मैग्नेट मैंने लिया है, ठीक है, एंड दिस इज फ्री टू रोटेट इन हॉरिजेंटल प्लेन, ठीक है। तो सर्कुलर कॉइल इन वर्टिकल प्लेन, तो ऐसे अगर सर्कुलर कॉइल सामने से वर्टिकल प्लेन में रखा होगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे आएगा, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, ठीक। और ऑलरेडी वी हैव हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक अर्थ्स मैग्नेट, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ का एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट। उन दोनों के बीच में ये जो बार मैग्नेट है ये रोटेट करेगा, कैसे, देखो, B इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कॉइल, BH इज द मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजेंटल, ठीक है। तो अर्थ का हॉरिजेंटल कंपोनेंट है, तो एक काम कर लेते हैं, अर्थ का हॉरिजेंटल मान लो ये नॉर्थ डायरेक्शन, ये साउथ डायरेक्शन, ठीक है, ये ईस्ट डायरेक्शन, ये वेस्ट। तो ऐसे समझो ये वाला इस डायरेक्शन में मान लो नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ की तरफ हॉरिजेंटल कंपोनेंट है, ठीक। अब ईस्ट डायरेक्शन में इसका मान लो, कैसे, इसको हमने ऐसे रखा, अगर मान लो सिंपल है ये वर्टिकल प्लेन में, तो हम क्या कर रहे हैं, वी वांट टू मेक टू मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन द हॉरिजेंटल प्लेन। तो एक तो इधर है ही साउथ से, ठीक है, नॉर्थ की तरफ इस डायरेक्शन में है, ठीक है, एक इधर है, तो दूसरा ईस्ट डायरेक्शन में बनाना है। तो ऐसे करके करंट फ्लो कराओ कि ईस्ट डायरेक्शन बने, तो इधर रख लो और इधर से ऐसे करके जाएगा, ठीक है। तो ईस्ट डायरेक्शन, तो ईस्ट डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड आ गया, ईस्ट में हो गया, ये वाला हो गया कॉइल का, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कॉइल, ठीक है। ये हो गया हॉरिजेंटल वाला, ठीक, BH। अब इनिशियली तो ये जब नहीं होगा तो इसकी डायरेक्शन में कॉइल रही होगी, फिर ये वाला आ गया, तो इस वजह से अब ये बीच में चली जाएगी इस तरीके से बार मैग्नेट, ठीक है, इस तरीके से चली जाएगी बीच में। तो एक बात तो कन्फर्म है कि इधर S पोल और इधर N पोल, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट इधर ऐसे, और ये वाला एंगल मान लो थीटा। तो इसका वाला टॉर्क जो होगा इस पे वो जितना होगा, इसका वाला टॉर्क भी उतना ही होगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, कैसे, M इधर B इधर, तो M क्रॉस B इधर बाहर, ऐसी M इधर, ये वाला B इधर, तो ये अंदर, तो दोनों का टॉर्क आपस में बराबर होना चाहिए। तो हम कहेंगे टॉर्क ड्यू टू BH बराबर होना चाहिए टॉर्क ड्यू टू B, ठीक। BH वाला टॉर्क कितना आएगा, M इंटू BH इंटू साइन थीटा होता है, ये थीटा, तो ये वाला मान लो दूसरा है 90 माइनस थीटा। तो टॉर्क का फॉर्मूला MB साइन थीटा होता है ना, तो दूसरा वाला कितना आ जाएगा, वो होगा MB साइन 90 माइनस थीटा। तो M से M कट जाएगा, तो B इक्वल्स टू BH टेन थीटा। ये टेंजेंट लॉ भी कहलाता है,
टेंजेंट लॉ। सब कुछ याद रहे। थीटा कहाँ से लिया है? थीटा मैंने अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से लिया है, ठीक है, पूरी टर्मिनोलॉजी के साथ याद रहे, तब फॉर्मूला काम आएगा। बी क्या है? बी उस कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड है। वो भी किधर है? वो भी हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, बट वो परपेंडिकुलर है अर्थ के हॉरिजेंटल कंपोनेंट के, ठीक। तो अर्थ का हॉरिजेंटल कंपोनेंट अगर नॉर्थ डायरेक्शन में होता है तो ये ईस्ट डायरेक्शन में चला जाएगा या वेस्ट डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। तो मैंने ईस्ट डायरेक्शन में मान लिया है, तो वो कोई इशू नहीं। अब एक बात समझने की कोशिश करो कि ये लॉ है, इतना पूछा जाएगा तुमसे, ठीक है। और ये इसके कारण आएगा, एकदम इसके एक्सेस में मैग्नेट को रखा है और मैग्नेट किधर रोटेट करेगा? एकदम हॉरिजेंटल प्लेन में, ठीक है, हॉरिजेंटल प्लेन में। अगर ये नहीं होता इसमें करंट, तो वो अपना हॉरिजेंटल वाले कंपोनेंट के अलॉन्ग होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम में जाके, ठीक है। ये आ गया, तो दोनों एक दूसरा थोड़ा थोड़ा टॉर्क लगाएंगे तो वो जहाँ पे बैलेंस हो जाएगा वहाँ चला जाएगा उतने एंगल पे। अब एक बात समझने की कोशिश करो, जैसे अगर मैं तुमसे कहूँ कि ये मेज़र कैसे करेगा करंट, तो एक बात सुनो, जितना ज़्यादा उसमें आएगा करंट, जितना ज़्यादा उस कॉइल में करंट आएगा, तो मैं कहूँगा बी इक्वल्स टू बी एच टेन थीटा। बी किसका है? बी है उसके एक्सिस पे, तो म्यू नॉट ओवर 4 पाई और 2 n i। किसी भी सर्कुलर कॉइल के n टर्न्स होते हैं तो उसके एक्सिस पे कितना होता है? तो म्यू नॉट ओवर 4 पाई। अब एक्सिस तो ऐसा समझ लो कि एकदम सेंटर पे ही रखा हुआ है भाई, जहाँ पे वो है एकदम उसके सेंटर पे रखा है, तो म्यू नॉट ओवर 4 पाई करंट डिवाइडेड बाय रेडियस, ठीक है, इंटू n इंटू 2 पाई n टर्न्स है, इज इक्वल्स टू बी एच टेन थीटा। ये कांस्टेंट, सब कुछ कांस्टेंट, म्यू नॉट ओवर 4 पाई कांस्टेंट, रेडियस कांस्टेंट, 2 पाई ये कांस्टेंट, n कांस्टेंट, तो टेन थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ गया i। मतलब उस कॉइल में जितना ज़्यादा करंट होगा समझ लो उतना ज़्यादा एंगल आएगा, ठीक है। कम करंट तो कम ये एंगल, ज़्यादा करंट तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर 30 डिग्री पे I1 करंट है तो 60 डिग्री पे कितना होगा, कि 60 डिग्री अगर वो रोटेट कर जाए मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है। तो अच्छे से एंगल के साथ ही लॉ पूरा याद रखना है, और टेंजेंट लॉ करके भी बोला जाता है ये, ठीक है। इसको मिटा दूँ मैं, देख लो। इसको मिटाने के बाद हमारे पास आता है कि अब हमको बनाना है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, या न्यूट्रल पॉइंट कहो, न्यूट्रल पॉइंट्स बनानी है। न्यूट्रल पॉइंट्स, न्यूट्रल पॉइंट्स देखो कैसे बनाएंगे, ऐसे समझो जैसे ये अपनी डायरेक्शंस हैं, ये नॉर्थ डायरेक्शन होती है, साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ठीक। तो मैंने ये बार मैग्नेट ले ली और इस बार मैग्नेट के एन पोल को जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ रखा है, ठीक है। एन पोल, बार मैग्नेट ले ली, बार मैग्नेट के एन पोल को किधर रखा है? जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ, और इधर जियोग्राफिकल साउथ है, तो जियोग्राफिकल साउथ की तरफ अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है, तो यहाँ से फील्ड लाइंस जो चलेंगी वो सीधे ऐसे आएंगी। देखो ये सब
अर्थ के मैग्नेट के नॉर्थ पोल से जा रही हैं। इनको कोई भी साउथ पोल मिलेगा उसमें एंटर कर जाएंगी, बाकी तो उधर चली जाएंगी। साउथ पोल उधर होगा जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ, ठीक है। नॉर्थ से निकलती हैं साउथ की तरफ जाती हैं। और ये इसके बार मैग्नेट वाली नॉर्थ से निकलेंगी और इसके अपने साउथ पे आएंगी, ठीक है। ये नॉर्थ से कुछ निकलेंगी और ये भी साउथ की तरफ जाएंगी। इनको बनाना सीखना है, बनाने को आती नहीं है लेकिन रहेंगी तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं न्यूट्रल पॉइंट मिलेंगे ये, और ये जो न्यूट्रल पॉइंट हैं एक्चुअल में ये इक्वेटोरियल लाइन में मिलते हैं। देखो ये बार मैग्नेट, तो अगर यहाँ कहीं न्यूट्रल पॉइंट मिलता है कहीं पे, तो ये किधर मिला, परपेंडिकुलर टू बार मैग्नेट। तो इसको मान लो कुछ आर, तो हम कहेंगे अब ये किसको कैंसिल आउट करेंगे, हॉरिजेंटल कंपोनेंट को। किसको कैंसिल आउट करना है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट को, ठीक है। कि हॉरिजेंटल जो फील्ड लाइंस हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उनको कैंसिल आउट करता है इस बार मैग्नेट का फील्ड इस पॉइंट पे, ठीक है। ये और इनके इक्वेटोरियल पॉइंट में मिलता है। तो हम कहेंगे कि जहाँ पे हॉरिजेंटल कंपोनेंट बराबर होगा किसके, इक्वेटोरियल लाइन वाला, और बार मैग्नेट का इक्वेटोरियल लाइन वाला बताया μ0/4 m ओवर, अगर तुम लोगों को याद हो, m/r² प्लस l² की पावर 3/2। और अगर उस समय इस बार मैग्नेट की लेंथ को क्या माना जाता है, 2l, तो उस समय BH क्या आएगा, μ0/4 m/r³ अप्रॉक्सीमेशन लेने के बाद, ठीक है। तो कभी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजेंटल कंपोनेंट दे दिया, हॉरिजेंटल कंपोनेंट नहीं दिया तो एंगल ऑफ डिप दे के टोटल दे दिया, तो वहाँ से हॉरिजेंटल कंपोनेंट आ जाएगा। तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट को बराबर करना है इसके इक्वेटोरियल वाले मैग्नेटिक फील्ड के, तो वहाँ से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो एक लाइन का ये तरीका याद होना चाहिए, उसके लिए मैंने ये बताया, ये बनाने को नहीं आती है। तो देखो इधर जियोग्राफिकल नॉर्थ है, तो इधर अर्थ के मैग्नेट का साउथ पोल होगा, इधर अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल से निकलेंगे, यहाँ साउथ मिलेगा तो इस पे जाने की कोशिश करेंगे, बाकी दूर तो जाएंगी ही जाएंगी उधर, ठीक है। इसके आसपास के रीजन में ऐसा बनेगा, ठीक है। तो जब नॉर्थ पोल जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ रखा जाता है तो इक्वेटोरियल लाइन पे मिलता है न्यूट्रल पॉइंट। जो मैंने तुमको बोला था एविडेंस कुछ मिले थे, उन एविडेंस के आधार पे हमने एक्सप्लेनेशन दी थी, हाइपोथेसिस दी थी कि ऐसे ऐसे हो सकता है। तो उनमें से एक ये एविडेंस था कि हम किसी भी बार मैग्नेट का जब फील्ड बनाते तो कहीं ना कहीं न्यूट्रल पॉइंट मिलता है, ठीक। एक तो ये हो गया। अब बनाते हैं न्यूट्रल पॉइंट, अगर इसको ही 90 डिग्री घुमा के रख दिया जाए, इसी बार मैग्नेट को अगर मान लो 90 डिग्री घुमा के रख दिया जाए, 180 डिग्री घुमा के रख दिया जाए, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री का मतलब हुआ कि जिधर नॉर्थ पोल था उधर साउथ पोल कर दिया जाए। मतलब अगर मैं तुमसे कहूँ इधर साउथ पोल कर दिया जाए और इधर नॉर्थ पोल, बाकी मतलब जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ साउथ पोल कर दिया, तो इधर तो साउथ है तो इधर नॉर्थ पोल रहा होगा। तो देखो यहाँ से पहले तो ये वाली फील्ड लाइंस बना ही लो, इसकी वाली क्लोज लूप बनाती हैं, लेकिन मैं इधर बना नहीं रहा हूँ डायग्राम, थोड़ा सा देखने में ठीक लगे इस वजह से। ऐसे होगा, नॉर्थ से निकल के साउथ पे जाएंगे, ठीक है। अब ये वाली जो निकलेंगी ये यहाँ से दूर से निकलेंगी, ऐसे ऐसे, क्योंकि एन की तरफ तो नहीं जा सकती ना, वो दूर से निकलेंगी, रिपेल करेंगी ना, ऐसे।
इधर कहीं न्यूट्रल पॉइंट मिलेंगे ऐसे। इधर कहीं न्यूट्रल पॉइंट मिलेंगे ऐसे। तो बना ही सकते हैं ना, ठीक है। इस तरीके से कट नहीं करती मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो वो अपने आप ही अपने आप को मैनेज कर लेती। तो अगर उधर रखोगे साउथ तो इसकी एक्सियल लाइन पे मिलेगा, तो एक्सियल लाइन पे मिलेगा न्यूट्रल पॉइंट। तो देखो एक्सियल लाइन पे अगर मान लो ये कोई बार मैग्नेट है और अगर मान लो इसकी एक्सियल लाइन पे यहाँ मिलता है, तो वो तो पता ही होता है सेंटर से ही डिस्टेंस r होती है, बाकी ये लेंथ 2l होती है। तो ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट को कैंसिल आउट करेगा। तो एक्सियल लाइन वाला फॉर्मूला कितना होता है, μ0/4 2mr ओवर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर तुम अप्रॉक्सीमेशन लेके लिखते हो तो μ0/4 किसके बराबर आएगा, 2m/r³। तो इस केस में यहाँ बनता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि अगर इसको हमने कितना घुमाया, पहले इधर नॉर्थ था अब साउथ आ गया, तो पूरा 180 डिग्री घुमाया। तो 180 डिग्री घुमाने पे न्यूट्रल पॉइंट कितना शिफ्ट हुआ, पहले न्यूट्रल पॉइंट ऐसे ऐसे में था यहाँ, फिर न्यूट्रल पॉइंट ऐसे ऐसे की जगह अब ऐसे ऐसे आ गया, ठीक है। पहले ऐसे ऐसे था और अब किधर आ गया ऐसे। तो रॉड को मीन्स उस बार मैग्नेट को अगर 180 डिग्री रोटेट किया जाए, हम लिखेंगे ये बात याद भी रखेंगे कि इफ़ बार मैग्नेट, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इफ़ बार मैग्नेट इज रोटेटेड बाय 180 डिग्री एंगल देन न्यूट्रल पॉइंट will rotate 90 डिग्री। न्यूट्रल पॉइंट कितना रोटेट हुआ, 90 डिग्री। बस एक बात याद रहे कि पहले वाले में इक्वेटोरियल लाइन पे आया था, इसमें एक्सियल पे आया, तो वो 2 वाला फैक्टर आ जाता है। तो ये तरीका है, ये लाइंस को भी बनाना थोड़ा सीख लोगे मेहनत करके तो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये है अपना, यहाँ से तुमसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ये वाला तो टॉपिक मैंने फिनिश कर दिया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन इधर वाले टॉपिक से रिलेटेड अब बचा है केवल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ और हिस्टेरेसिस कर्व, जिसको मैं एक लेक्चर में फिनिश करूँगा। ठीक है, उससे रेयरली क्वेश्चन पूछा जाता है और अगर पूछा जाएगा तो बिल्कुल थ्योरेटिकल पूछा जाता है और मेडिकल में थ्योरेटिकल पूछा जाता है। जेई में उससे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है और उसको सब लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन मैं तुमको बताऊं वो बहुत ही अच्छा और आसान टॉपिक है, बस एक बार उससे गो थ्रू होने की ज़रूरत है। तो वो मैं तुमको करा दूंगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसको मतलब उसकी थ्योरी में तो एक क्लास लगेगी, लेकिन मैं एक क्लास उसकी अलग से लेके उसके न्यूमेरिकल्स करा दूंगा 5-6, जिससे कि उसका न्यूमेरिकल भी तुम कर पाओ। थ्योरी वाली जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ बताएंगे, साथ साथ हिस्टेरेसिस लूप बताएंगे, तो वो एक क्लास में चल जाएगा। ठीक है, साथ साथ कुछ प्रॉपर्टीज़ तुमको याद करने को देंगे, वो तुम याद कर लोगे। तो मेडिकल वालों के लिए तो वो सीधा सीधा प्रॉपर्टीज़ बेस्ड आता है, मतलब लिखने का मतलब पढ़ने को। ठीक है, याद होती तो चूज़ कर लोगे, कोई सॉल्यूशन बनाने को नहीं आता, याद करने वाला होता। बट वहीं पे जेई के बच्चों के लिए उस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती, कैसी आती वो मैं तुमको बता दूंगा। बाकी इधर वाला बार मैग्नेट वाला सेक्शन खत्म हो गया। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मटेरियल वाला छोटा सा टॉपिक बचा है, जो कि एक क्लास मांग रहा है उसकी थ्योरी। ठीक है, तो इसको मैं यहीं फिनिश करता हूँ और हम मिलते हैं फिर अगली क्लास में। अगली क्लास के लिए अच्छे से अपना तैयार रखो। ठीक है, ओके, बाय।